Hello everyone. Our today's topic of discussion is budget. We will see some important aspects related to what is budget, how it is made, and what are some important terms associated with it. What was the history, what are the stages involved, how to enact budget, and what's the importance of budget in public administration. See, first, the origin, the main line is French word, okay, बाउगेटे, ठीक है। ये जो वर्ड है ये आप इंग्लिश में आपको अभी इंग्लिश में आप बजट बोलते हो, बट इट्स द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज़ फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रॉम द वर्ड बाउगेटे, जिसका ओरिजिन मतलब है लेदर बैग। लेदर बैग का मतलब देखिए, आज भी आप देखोगे सेशन में जब बजट पेश होने जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक लेदर के बैग के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, पेश करते हैं उसको, ठीक है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट्स। सिंपल टर्म्स में अगर बजट की डेफिनेशन दें, सो इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब है पैसा कहाँ से आना है इस बैग में, और पैसा कहाँ कहाँ लगेगा इस बैग से। एक्सपेंडिचर का मतलब है व्यय, ठीक है, आय और व्यय का वार्षिक ब्यौरा। इससे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है आपकी बजट की, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंडिचर का वार्षिक विवरण कह लीजिए, या फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर्टिकल 112 के अंदर इसके उसको हाईलाइट किया है। आर्टिकल 112 इज़ ऑल अबाउट बजट, ठीक है। बजट वर्ड कहीं यूज़ नहीं है जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो वर्ड यूज़ है बजट की तरह उस वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। उस वित्तीय में आ जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो ये कब होता है, ये इसमें डेट देख लीजिए। कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स का मतलब है वो रसीदें जो बननी हैं, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा लगेगा सरकार के द्वारा, ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ओके, ऑल अंडरस्टूड। इसमें देखिए तीन पार्ट्स में आपके इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट फॉर विच ऑफ दिस फंड्स गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीन फंड आप याद कर लीजिए, ये आगे भी मैं इसको डिटेलिंग में बताऊंगा। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि कोष, ठीक ठीक है। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी काइंड ऑफ फंड। आकस्मिक निधि कोष, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स। So three types of funds are available with the part of government, ठीक है। आकस्मिक निधि कोष का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड, कि सारे पैसे एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए, सारा टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने जो भी, एंड दैट इज कंसोलिडेटेड एट वन प्लेस विच वी कॉल्ड a consolidated fund. Contingency fund is available for some emergency situations in which like some dot is there, some virus is there, some earthquake is there, some tsunami is there, then the sudden release of money can be available from this fund, okay। प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट कौन करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड, ये डेट देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप देखिए कि वाई लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बजट इज मनी बिल। मनी बिल हमेशा, जो भी मनी बिल होंगे, जो भी पैसे से रिलेटेड होंगे, वो सारे लोकसभा के अंदर ही आएंगे, ठीक है। लोकसभा के अंदर ही पेश किए जा सकते हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट स्लाइड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बजट को पेश करने की शक्ति किसके अंदर होती है और कौन से सदन में पेश किया जाता है। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, या
या कोई भी पैसे से रिलेटेड कोई भी बिल है लगा लो, वो लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में सबसे पहले पेश नहीं किया जा सकता। कंसोलिडेटेड फंड है, देखिए चीफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम होती है इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑल एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। इसमें से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी होती है, ठीक है। आर्टिकल दिया हुआ है इसमें, ये पब्लिक अकाउंट्स का दिया हुआ है, पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर भी आर्टिकल दिया हुआ है ये। ओके, कंटिजेंसी फंड की अभी देखिए एक लगाए रखी है कि 500 करोड़ जो रुपया है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रख लेते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन कभी भी पैदा हो सकती है। बजट के अंदर तो देखिए आपको प्रपोजल देने होते हैं कि जी ये काम है, ये काम के लिए हमें इतना जितना पैसा चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली ज़रूरत में आ जाती हैं, देश के चाहिए होती हैं आपको, आप उसको पहले से जो है प्रपोज करके पैसा नहीं मांग सकते। आपने पैसा मांग लिया लेकिन छठे महीने 8वें महीने कोई ऐसी सिचुएशन पे अब किसी को पता नहीं है कि सुनामी आ सकती है, एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु विल बी रिक्वायर्ड अर्जेंट हेल्प ऑफ some rupees 50 crores or 150 crores or 250 crores, then the money available will be delivered from this account, contingency fund of India, ठीक है। बजट इन पार्लियामेंट, बजट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, बजट डॉक्यूमेंट्स क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वोट ऑफ अकाउंट इम्पोर्टेंट है, वोट ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उन a sum sufficient to incur expenditure on various items for a part of the year, normally taken for 2 months only, but during election year it may be a period of exceeding 2 months. Discussion: the budget is discussed in 2 stages in Lok Sabha. General discussion 4 to 5 days. Consideration of the demands by standing committees of parliament introduced from the budget for the year, इसको छोड़ दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में आ सकता है कि एक स्टैंडिंग कमेटी की जो है कितने मेंबर्स होते हैं। बेसिकली 30 फ्रॉम लोकसभा, 15 फ्रॉम राज्यसभा। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है ये देखिए एक काइंड ऑफ अ टेम्परेरी कमेटी होती है, इनको बनाया जाता है कोई चीज़ स्पेशली जांचने के लिए, ठीक है। by which obtains the vote of parliament for a sum insufficient vote on account, ठीक है। एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसा सम, एक सम सफिशिएंट टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। इसको मैं आगे से बताऊंगा, कोई एग्जांपल देके समझाऊंगा इसको क्या होता है ये। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? जब आपका सब कुछ तैयार हो जाता है, बजट पास हो जाता है, तो वो सब बन के फाइनली प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल के नाम से जाता है। नो अमाउंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कोर्स विदाउट द इनेक्टमेंट ऑफ सच पार्लियामेंट। आपको पता है पार्लियामेंट की को के अनुमति के बगैर आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, संचित निधि कोष से, ठीक है। डिस्कशन के बाद बजट प्रोपोजल, जब वोटिंग हो जाती है डिमांड्स की, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द अप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा, इट इज द गिव अथॉरिटी टू विड्रॉ द, देखिए पहले बिल को पेश किया गया, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हो गई और वो पास हो गया, सारा का सारा पैसा पार्लियामेंट ने अनुमति दे दी। सो फाइनली बिल बनेगा अप्रोप्रिएशन बिल, और ये बिल ये सुनिश्चित करेगा कि यस वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम समवेयर, एंड दैट समवेयर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंस बिल इज अ मॉनेटरी बिल ऑल्सो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए ये थोड़ा सा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी इसको वैसे ही याद कर लीजिए फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या फ़र्क होता है।
थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ एक फाइनेंशियल बिल हैं वो जो हैं वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, बट नॉट ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है इस स्लाइड में वो है अप्रोप्रिएशन बिल एज अंडर आर्टिकल। इसका पता होना चाहिए आपको कि जब एक बजट को पेश किया जाता है तो जब उस पर डिस्कशंस हो जाती हैं, ग्रांट्स पे वोटिंग हो जाती है, मान जाती है पार्लियामेंट वो पैसा रिलीज़ करने के लिए, फाइनली इट इज़ इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू ड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड। ये वो बिल है जो अथॉरिटी देता है सरकार को संचित निधि को से पैसा निकालने के लिए। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1969 आपको याद रहना चाहिए वर्ड, जेम्स विल्सन इज़ द वर्ड। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1960, 1860 के अंदर लेके आए, आपके विल्सन जी लेके आए थे। बस ये दो वर्ड याद रखिए। फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक, फर्स्ट बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब है जब हम आज़ाद हो गए थे, तो 1949 से 49 के अंदर हम बजट को मतलब आज़ाद भारत में यूज़ हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आएगा, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमेशा जेम्स विल्सन का नाम और 1860 वर्ड आपको यूज़ करना होगा। स्टेजेस देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा अप्रोप्रिएशन बिल तक जाने के लिए क्या क्या स्टेजेस थी, जो पहले हमने स्लाइड देखा कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया आ गया है तब इन भाई साहब का नाम आएगा आगे। ठीक है, ओके, ये आप समझ गए हो। डील्स विद जनरल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द कंट्री वाइल पार्ट बी रिलेट्स टू टैक्सेशन प्रपोजल्स। देखिए स्टेज इन इन्वॉल्व देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं बजट बनाने के लिए, कौन कौन सी क्या क्या आपको करना पड़ता है। सो प्रिपरेशन ऑफ बजट, इनेक्टमेंट ऑफ बजट। देखिए प्रिपरेशन का मतलब है कि बजट कैसे बनाया जाता है डिपार्टमेंटल वाइज। इनेक्टमेंट में वो कैसे कैसे इनेक्ट होता है, कि कैसे कैसे उसकी पासिंग होती है, एग्जीक्यूशन कैसे कैसे वो लगाया जाता है, ये इसकी स्टेजेस हैं, देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है। बजट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। देखिए एक्चुअल फॉर द प्रीसीडिंग ईयर्स, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर, बजट एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। A government budget is defined as a legal document that is passed by the legislature and approved by the chief executive or president। देखते हैं अभी इन 3 लाइन का क्या मतलब है। कि देखिए बजट बनाने के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत, इसको आप पास इसको ओवर जंप कर ही नहीं सकते, ओवरलुक कर ही नहीं सकते। पहली चीज़ एक्चुअल्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जैसे आपको 2018 के लिए आपको पैसे चाहिए, तो 2017 के आपको उससे पिछले साल के एक्चुअल्स जो हैं, जो फाइनल आउटकम है एक प्रकार के, वो आपको चाहिए होंगे बजट बनाने के लिए। कि जी हमने इतना पैसा लिया था, हमारा हमसे इतना लग गया, इतना बच गया, इतना हमसे ओवर हो गया। रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर। अभी जो करंट ईयर 2018 2000 जो भी करंट ईयर चल रहा है आपका, ठीक है, उसको उसके रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और वो प्रपोजल चाहिए होंगे जिसके आप अगले कमिंग ईयर के आपको प्रपोजल्स देने होंगे कि जी हमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो देखिए अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताना होगा, पिछले साल जो सम अप हो चुका उसके बारे में बताना होगा, और जो आने वाला है आपको क्या चाहिए। वो तीनों टाइप्स के अकाउंट आपको भर के देने पड़ेंगे कोई भी सिचुएशन के लिए, पार्लियामेंट से पैसा मांगने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। मैंने बहुत इजी करके बताया है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हर साल देखने को मिलता है वो कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं। मोस्टली तीनों बातें नहीं लिख पाते, एक बात लिख के छोड़ देते हैं, या इसको जो है बहुत ही क्लमजी वे में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में गलत तरीके से समझी हुई चीज़ को लिख देते हैं।
एक्चुअल्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब एक पिछले साल की बात हो रही है, फिर करंट साल की बात हो रही है जो भी चल रहा है, और फिर अपकमिंग साल की बात हो रही है। पहले तो आप ये तीनों तीनों चीज़ें माइंड में बिठाइए, ठीक है। सो बजट एस्टिमेट्स अगले साल के, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स जो अभी चल रहा है, और एक्चुअल्स फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। सो दो प्रकार के बजट कौन से होते हैं लास्ट में, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट का मतलब है डील्स विद द रेवेन्यू रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इट एक्सप्लेन्स हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड और कलेक्टेड बाय द एक्सपेंडिचर एंड हाउ इट इज एलोकेटेड अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स। रेवेन्यू बजट हैज टू पार्ट्स, ठीक है। देखिए कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स के लिए आगे एक विद एग्जांपल एक स्पेशल आपके लिए स्लाइड रखी है, वहाँ से आप अच्छे से समझोगे। पहले आप इसको वैसे रट लीजिए बिल्कुल, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। आप 5 मिनट बाद इसको समझ जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। और दोनों ही सूरतों में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू की भी एक आय की साइड है और एक व्यय की साइड है, ऐसे ही कैपिटल की भी एक आय की साइड है, एक व्यय की साइड है, ठीक है। देख लीजिए, रेवेन्यू बजट बनाया जाता है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। देखिए टैक्स से आएगा, हम टैक्स लगा देते हैं आपको। देखिए हर चीज़ खरीदते आप बेचते हैं, आपको टैक्स भरना पड़ता है। जो भी वहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है वो सारा रेवेन्यू बजट का हिस्सा होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के तौर पे आके वो इकट्ठा होता रहता है, एक बॉक्स के अंदर लगा लो। रेवेन्यू आपने जितना भी टैक्स भरा वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बन के रेवेन्यू बजट का हिस्सा बन गया और एक बॉक्स में इकट्ठा हो गया। अब उस बॉक्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे आपको, व्यय मतलब खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। खर्चा वो किस किस में जाएगा, देखिए वो फिक्स्ड अमाउंट होती है। रेवेन्यू बजट इज ऑल कैन बी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए जो सरकारी आदमियों को पेंशन्स मिलती हैं, जो सैलरीज मिलती हैं, जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो फिक्स खर्चे हैं सरकार के, उन फिक्स खर्चों को पूरा करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पैसा लिया जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स से कमाया जाता है। और ये सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू बजट में, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा बनाया हुआ रेवेन्यू बजट का हिस्सा हो गया, ठीक है। और रेवेन्यू बजट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कर लिए, ठीक है। सेकंड था कैपिटल बजट। कैपिटल, इसमें भी देखिए दो पार्ट थे, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना जो कि आपको एसेट बना के दे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपने इन्वेस्टमेंट करी एक कार खरीदने में। सो कार खरीदना आएगा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। और उसको चलाने के लिए आपको क्या है, तेल डलवाना पड़ रहा है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक प्रकार का। जैसे कि, लेकिन अभी जैसे सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस बना दिए और गवर्नमेंट की कोई भी बड़े बड़े ऑफिसेज बना दिए, वो खर्चा कहाँ हुआ, वो बड़ा खर्चा कैपिटल खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कोई एसेट बन गई, आपके पास कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई, लेकिन उस बिल्डिंग में को चलाने के लिए स्टाफ की जो सैलरी देनी पड़ेगी, जो देखिए ये उसको चलाने के लिए जो सैलरीज देनी पड़ेंगी, जहाँ वहाँ से कोई रिटायर होंगे उनको पेंशन्स देनी पड़ेंगी, वहाँ के जो लोगों को जो पीपीएफ अकाउंट है, जीपीएफ अकाउंट है, जो वो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से देना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक मैंने स्लाइड है आगे, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अभी इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए बीच में। प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। बजट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, सबको पता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाए जाते हैं।
based on the estimated income and expenditure of various ministries and departments sent to the Ministry of Finance. So इनकम क्या है, एस्टिमेटेड इनकम क्या है, मतलब एक अनुमानित आय क्या है और व्यय कितना है, सभी मिनिस्ट्रीज़ का, सभी विभागों का, वो सारे विभाग और मिनिस्ट्री सभी अपना अपना खर्चा वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। वित्त मंत्रालय बजट बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट को लेके जाता है कैबिनेट के पास, और कैबिनेट बजट इज़ रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट। अगर कैबिनेट अप्रूव कर देती है तो बजट रेडी हो जाता है पार्लियामेंट में रखने के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट में रखने के बाद वहाँ से डिस्कशन चालू होती हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे पैसे चाहिए हमें इस काम के लिए। फिर डिबेट्स चालू होती हैं, लोग पूछते हैं, अपोजिशन पूछती है इसके लिए आप इतना पैसा क्यों ले रहे हो, ये तो ज़्यादा है, इसके लिए आप कम लीजिए या ज़्यादा लीजिए, या आप मनमानी खर्चा कर रहे हैं, ऐसा आप मत करिए। उसके बाद हाँ या ना की वोटिंग होती है कि क्या पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, इस काम के लिए इतना पैसा देगी या नहीं देगी। हाँ कर देती है तो वोटिंग ऑन ग्रांट्स हो जाती है, ना कर देती है तो वो डिनाई हो जाती है, पैसा नहीं दिया जाता। हाँ कर देती है तो बाद में सब कुछ बन के अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है, जो कि पार्लियामेंट पास कर देती है। उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है एक प्रिपरेशन ऑफ बजट, इनेक्टमेंट ऑफ बजट का। ठीक है, इसको स्टेप वाइज स्टेप ही आपको लिखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करवाती है, किस किस से करवाती है, सभी विभागों को फॉर्म्स भेजती है, सर्कुलर्स भेजती है, उन्हें भर के क्या देना होता है, एक्चुअल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर और प्रपोजल्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 3 चीज़ें भरवा के देती है और उनसे डिमांड मांगती है कि आपको किस चीज़ की डिमांड है। तो बिजली विभाग वाले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, रूरल डेवलपमेंट वाले डिमांड्स अपनी बताते हैं, हमें इस बार जो है तालाब खुदवाने हैं, हमें इस बार कॉलेजेस बनवाने हैं, हमें इस बार पार्क्स बनवाने हैं, हमें स्ट्रीट लाइट्स बनवानी है, हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, हमें एनिमल हस्बेंड्री खुलवानी है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट को जो है फिशरीज़ की साइड ये करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इतने ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। जो भी डिमांड्स हैं वो अपनी डिमांड बताइए और वो सारे अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को दीजिए। डिपार्टमेंट्स अपनी विभाग जो हैं अपने अपने मंत्रालयों को देंगे, मिनिस्ट्रीज़ को देंगे, वो मंत्रालय सारे इकट्ठा होके फाइनेंस मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रिपेयर करेगी बजट को, उस बजट को वो लेके कैबिनेट के पास जाएगी। कैबिनेट उसे मंत्रिमंडल, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, वो उसे अप्रूव कर देंगे तो बजट रेडी हो जाएगा पार्लियामेंट में पेश होने के लिए। पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, फिर डिबेट्स होंगी, फिर वोटिंग होगी ग्रांट्स के ऊपर कि हाँ या ना करिए। वोटिंग होने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल बन जाएगा। अप्रोप्रिएशन बिल बनने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो आप पैसा निकाल सकते हो कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बजटिंग कैसी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ों को देख के बनाई गई हो, प्रेजेंट भी देखा जाए, फ्यूचर भी देखा जाए, पास्ट को भी देख के इसमें उसमें सिंथेसिस कर रखा हो कि ये नहीं है कि आप अनाप शनाप कुछ भी पैसा मांग रहे हो, कैसे भी आपको उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। शुड बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टर्म्स। आप ऐसा राउंड फिगर में नहीं मांग सकते पैसा की लगभग मुझे 100 से 150 करोड़ रुपया चाहिए। आपको एक टर्म बतानी पड़ेगी कि मुझे फिक्स जो है इतने इतने पैसे इस काम के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसा हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, शुड हैव सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ, ये कुछ दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। जो अकाउंटिंग करने में इजी हो, जिसका ऑडिट अच्छे से किया जा सके, एक अच्छा बजट वही होता है जो कि लीगल हो। ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से बनाया गया हो। ऐसी ऐसी लाइंस आप लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है, इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है,
टाइप्स ऑफ बजट में जैसे एक आप और इसमें दो बजट और लिख लीजिए, सिंगल बजट और प्लूरल बजट। जैसे कि इंडिया में जो है प्लूरल बजटिंग होती है, एक हमारा नॉर्मल बजट बनता है आय व्यय का, और एक हमारा रेलवे बजट अलग से बनता है। सो सिंगल बजट का मतलब है कि पूरे देश में एक प्रकार का ही बजट बने, उसी में से सारे डिपार्टमेंट्स को पैसा दिया जाए। बट आवर रेलवे डिपार्टमेंट इज़ सो ह्यूज डिपार्टमेंट, उसके लिए हमने एक अलग से रेल बजट के नाम से बनाया हुआ है। सो सिंगल बजट, एकल बजट, बहुल बजट, डबल बजट, ठीक है। सो इंडिया इज़ हैविंग प्लूरल बजट। दो मैंने आपको बजट बताए। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, देखिए कैसे बजटिंग होती है। करंट ईयर्स बजट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट, जीरो से स्टार्ट होना, विदाउट कंसिडरिंग द बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, मान के चलिए, हर साल। तो आप अगले एक साल आपने 500 करोड़ रुपए मांग लिए सरकार से, अगले साल आपने 500 करोड़ रुपए से ही स्टार्ट कर दिया कि यार पिछली बार इतना खर्चा तो हो ही गया था, इस बार हमें इतना हम ये चीज़ें ऐड और करने जा रहे हैं, हम नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, हम नए वेंटिलेटर्स ले रहे हैं, हमें नया स्टाफ भर्ती करना है, ठीक है। हम एक जो है फायर स्टेशन भी लगा रहे हैं कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो हमें इस बार 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपया और भी चाह सकता है, तो 505 करोड़ रुपए मांग लेते हैं। तो नज़रअंदाज कर दिया हमने 500 करोड़ के, पिछले साल हमने क्या चीज़ मांगी थी उसको बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया और उसी से आगे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो ये जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं है। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है आपने पिछली बार 500 ले लिया था, लेकिन इस बार भी आप स्क्रैच से ही पैसा मांगेंगे, आपको एक एक चीज़ फिर से मांगनी पड़ेगी। तो हो सकता है पिछली बार की जो आपकी ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई हों, इस बार आपको 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़े, 200 करोड़ रुपए आप वैसे ही फालतू का मांग रहे थे, क्योंकि इस बार जो पैसा आपको मिला है वो आपने यूज़ कर लिया, आपको दोबारा से वो काम करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। एक बार फायर स्टेशन बन गया तो दोबारा ना पड़े, एक बार वेंटिलेटर्स आगे दोबारा लेने की ना पड़े ज़रूरत, एक बार ऑक्सीजन प्लांट लग गया तो दोबारा से बनाने की ना पड़े। तो आप अपना पैसा बार बार वेस्ट ना करें। सो जीरो से स्टार्ट होना, फ्रॉम द स्क्रैच से, हर बार एक एक चीज़ के लिए, हर बार नई हर डिमांड के लिए हर बार पैसा मांगना ही जीरो बेस्ड बजटिंग है, ठीक है। ट्रेडिशनल बजटिंग क्या क्या होती थी, पिछले साल की बजट को हम बेस बना लेते थे, ठीक है, कि भाई पिछले साल 500 करोड़ रुपया लिया तो इस बार महंगाई इतनी बढ़ गई, इंटरेस्ट इतने बढ़ गए, इस बार उससे ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल बजटिंग हो गई। इंक्रीमेंटल बजटिंग की क्या है, करंट ईयर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग चेंजेस इन द पास्ट ईयर बजट कंसिडरिंग द, ये भी सेम ही ट्रेडिशनल बजटिंग का है कि आप फिर बढ़ते हुए पैसे मांगोगे। पिछली बार आपने 500 करोड़ रुपए लिया था, इस बार आप उसको और बढ़ा के लोगे कि हमारे तो खर्चे उससे एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, हमें जो पिछली बार चीज़ें ली थी उसकी मेंटेनेंस चार्जेस, उसके इंटरेस्ट चार्जेस, उसको स्टाफ है, उसके लिए स्टाफ हैंडल करने के लिए चार्जेस, स्टाफ के लिए जो है कंपार्टमेंट्स बनाने के लिए चार्जेस, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़, लिविंग फैसिलिटीज़ देने के लिए, फूड फैसिलिटीज़ देने के लिए हमें इतने खर्चे और हो जाएंगे। तो आप हर बार बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीमेंट होता जा रहा है बजट में, 500 से 550, अगले साल 550 उससे अगले साल 600 करोड़ चाहिए, उससे अगले साल 700, बढ़ता हुआ बजट, ठीक है। सो जीरो बेस बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, बढ़ता हुआ बजट। ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग होती है कि एक फॉर सम सिंगल एक्टिविटी एंड यू डिमांड सम पर्टिकुलर अमाउंट टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। सिंपल है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है। इट डज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी इनकरिंग कॉस्ट। कोई भी एक एक्टिविटी आप उठा लीजिए, उसको स्टडी करिए कि भाई इसके लिए पर्टिकुलर, इस काम के लिए पर्टिकुलर इतना पैसा चाहिए। सो देखिए, सिंगल बजट, डबल बजट, ट्रेडिशनल बजट, ज़ीरो बेस बजट, इंक्रीमेंटल बजट, इतने आप लिखोगे दैट इज़ इनफ। ये मैंने देखिए स्लाइड, वो जो मैं बोल रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है। जैसे कि
देखिए, आप कार खरीद लेते हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आपको एक कैपिटल बनाने के लिए खर्च करना पड़ा। उस कार को आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें डेली फ्यूल आपको डलवाना पड़े, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि कार में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता। ठीक है, इस प्रकार सरकार भी ज़मीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीनें लगाती है, फैक्ट्रीज लगाती हैं, ट्रेन्स खरीदती है। ठीक है, रोड्स बनाती है, हर साल ज़मीनें खरीद के रेलवेज़ बनाती है, ज़मीनें खरीद के बहुत बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ लगाती है, प्लांट्स लगाती है, खर्चे करती है सरकार। ठीक है, लेकिन उनको चलाने के लिए हर साल फिर मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, कि कुछ स्टाफ बिठाना पड़ेगा, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन सरकार ने एक बार कोई स्टेडियम खरीद लिया, मान के चलो, वहाँ अब वो हर बार तो खरीदना नहीं पड़ेगा, वो सरकार ने अपनी एक एसेट बना ली, अपनी एक पूंजी बना ली, अपनी एक वैल्यू बना ली। ठीक है, वो कैपिटल खर्चे सरकार के हर साल ऐसे होते हैं। इससे न सिर्फ एसेट तैयार होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनते हैं। ठीक है, इससे ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, इससे आपकी नेशन की डेवलपमेंट होती है। जैसे देखिए, रेलवेज ना बने, नए नए रोड्स ना बने, ठीक है, मेट्रोज ना बने, ठीक है, कोई भी स्टेडियम्स ना बने, हॉस्पिटल्स ना बने, कॉलेजेस ना बने, रूरल एरियाज़ में स्कूल्स ना बने, ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। जिससे एक एसेट बने, जिससे एक एसेट, देखिए अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के रोज़मर्रा के खर्च हैं, जैसे कि रोज़मर्रा के खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज़मर्रा के खर्च, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, जिसके जो ये ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं। जैसे कि हर साल आपको लोगों को डियरनेस अलाउंस देना पड़ जाता है, हर साल महंगाई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। ओके, ये एक एग्जांपल दे रखा है, देखना होगा बजट में इन दोनों मद से खर्च कितना बढ़ता है। देखिए, ये स्लाइड जो है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको आप पढ़िए। कैपिटल बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रेवेन्यू का मतलब है आप कहाँ से पैसा ले रहे हैं, टैक्स रेवेन्यूज़, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, और जा कहाँ पे रहा है। आपका आधा पोर्शन बजट का हो गया है, आधा द नेक्स्ट हाफ विल बी डन इन अनदर लेक्चर।